कभी सोचा है कि इतिहास सिर्फ ये जानना नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि ये समझना भी है कि हमें वो सब पता कैसे चला और समय के साथ हमारी ये समझ बदलती कैसे है। चलिए आज इसी रोमांचक सफर पर निकलते हैं। जरा इन दो नक्शों को देखिए। दोनों ही भारतीय उपमहाद्वीप के हैं, मतलब एक ही जगह के। लेकिन क्या ये एक जैसे दिखते हैं? बिल्कुल नहीं। बाईं तरफ जो है वो साल 1154 का नक्शा है, जिसे एक अरब भूगोलवेत्ता अल इद्रीसी ने बनाया था। और दाईं तरफ वाला वो 1720 का है, जिसे एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने बनाया। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो सवाल ये उठता है कि जब जगह एक ही है तो नक्शे इतने अलग अलग क्यों हैं? बस यही सवाल हमारी आज की पूरी पड़ताल की बुनियाद है। चलिए इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं और इन नक्शों को अपना पहला सुराग बनाते हैं। तो अल इद्रीसी के नक्शे को ध्यान से देखिए। इसमें दक्षिण भारत ऊपर की तरफ है, जहां आज हमें उत्तर भारत दिखता है, और श्रीलंका भी टॉप पर है। वहीं लगभग 600 साल बाद बना दूसरा नक्शा हमें आज के मैप जैसा लगता है ना? एकदम जाना पहचाना। तो इन 600 सालों में सिर्फ जानकारी ही नहीं बदली, बल्कि नक्शे बनाने का पूरा विज्ञान, जिसे कार्टोग्राफी कहते हैं, वो भी पूरी तरह से बदल गया। इससे एक बात साफ होती है, किसी भी पुराने दस्तावेज को समझने के लिए उस जमाने के हालात को समझना बेहद जरूरी है। अब देखिए, सिर्फ नक्शे ही नहीं बदलते, समय के साथ तो शब्दों के मायने भी बदल जाते हैं। जो शब्द हम आज इस्तेमाल करते हैं, जरूरी नहीं कि उनका मतलब 100 या 500 साल पहले भी वही रहा हो। हिंदुस्तान शब्द को ही ले लीजिए। 13वीं सदी में जब इतिहासकार मिन्हाज-ए-सिराज ने हिंदुस्तान कहा, तो उनका मतलब सिर्फ पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच के इलाके से था, मतलब वो हिस्से जो दिल्ली सल्तनत के कब्जे में थे। ये एक तरह से राजनीतिक सीमा थी। फिर 300 साल बाद 16वीं सदी में बाबर आए। उन्होंने जब हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल किया, तो वो सिर्फ राजनीतिक सीमा की बात नहीं कर रहे थे। वो यहाँ के भूगोल, यहाँ के जानवरों और यहाँ रहने वाले लोगों के रहन सहन यानी संस्कृति की बात कर रहे थे। तो देखिए मतलब कितना फैल गया। और आज हम हिंदुस्तान कहते हैं तो मन में पूरे भारत देश की तस्वीर आती है, एक आधुनिक राष्ट्र राज्य। तो देखा कैसे एक ही शब्द के माने सदियों में पूरी तरह बदल गए। एक और बड़ा मजेदार उदाहरण है विदेशी शब्द का। पुराने जमाने में विदेशी का मतलब होता था कोई भी अनजान व्यक्ति जो आपके गांव या समाज का हिस्सा ना हो। सोचिए, एक शहर में रहने वाले के लिए जंगल में रहने वाला इंसान भी विदेशी हो सकता था। लेकिन आज विदेशी का मतलब है वो इंसान जो भारत का नागरिक नहीं है। कितना फर्क है ना? तो आखिर इतिहासकार इन बदलते नक्शों और शब्दों की गुत्थी सुलझाते कैसे हैं? बिल्कुल जासूसों की तरह। वो सुराग ढूंढते हैं, पुरानी किताबें, हाथ से लिखी पांडुलिपियां और उस दौर के दूसरे सबूत। कागज को ही ले लीजिए। 13वीं सदी में कागज इतना कीमती था कि लोग पुरानी लिखी हुई किताब की स्याही धोकर उसी कागज पर दोबारा लिखते थे। लेकिन 14वीं सदी आते आते कागज इतना सस्ता हो गया कि दुकानदार उसमें सामान लपेट कर देने लगे। इसका मतलब ये हुआ कि इतिहासकारों के पास पढ़ने के लिए ज्यादा चीजें तो थीं, लेकिन उनकी मुश्किलें भी बढ़ गईं। सोचकर देखिए, उस जमाने में प्रिंटिंग प्रेस तो थी नहीं। सारी किताबें हाथ से कॉपी की जाती थीं। ये कुछ ऐसा है जैसे किसी दोस्त का होमवर्क कॉपी करना, जिसकी लिखावट समझ ही ना आए। तो आप क्या करेंगे? अंदाजा ही लगाएंगे, है ना? बस यही होता था। एक छोटी सी गलती जो एक नकलची ने की, वो अगली नकल में और बड़ी हो जाती, और सदियों बाद जो किताब मिलती वो असल किताब से बहुत अलग हो चुकी होती। इतिहासकारों के लिए ये पता लगाना कि असल में क्या लिखा गया था एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसका एक असली उदाहरण है इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी। उन्होंने 14वीं सदी में अपना इतिहास लिखा, फिर 2 साल बाद उसी का एक दूसरा वर्जन भी लिखा। और मजे की बात यह है कि इतिहासकारों को 1971 तक उनके पहले वाले वर्जन के बारे में पता ही नहीं था। वो किसी लाइब्रेरी में धूल खा रहा था। तो इन सारे सुरागों को जोड़कर हमें 700 से 1750 ईस्वी के बीच के 1000 सालों की क्या कहानी मिलती है? हमें एक ऐसे युग की तस्वीर मिलती है जो बहुत बड़े बड़े बदलावों से भरा हुआ था। इसी दौर में नई नई टेक्नोलॉजी आई, जैसे सिंचाई के लिए रहट, जिससे खेती आसान हो गई, कपड़ा बुनने के लिए चरखा आया, और लड़ाई में बारूद वाले हथियारों का इस्तेमाल शुरू हुआ। इन चीजों ने खेती, कपड़े बनाने और जंग लड़ने का तरीका ही बदल दिया।
साथ ही हमारे खाने पीने की आदतें भी बदली। आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफी ये सब इसी दौर में बाहर से यहाँ आए। सोचिए जरा, आज मिर्च और आलू के बिना हमारे खाने का क्या होता। ये सारे बदलाव हुए कैसे? क्योंकि ये वो जमाना था जब लोग बहुत सफर करते थे। काम और मौकों की तलाश में लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। और जब लोग सफर करते हैं तो वो अपने साथ सिर्फ सामान नहीं, बल्कि नए विचार, नई तकनीकें और अपनी संस्कृति भी ले जाते हैं। लोगों की इसी आवाजाही और नए मौकों की वजह से समाज में नए नए समूह भी उभरे जो बहुत ताकतवर बने, जैसे राजपूत, मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ। इन सभी समूहों ने मिलकर उस 1000 साल के इतिहास को गढ़ा। चलिए, अब हम अपनी पड़ताल के आखिरी हिस्से में पहुंच गए हैं। जब 1000 सालों में इतने सारे बदलाव लगातार हो रहे हों, तो इतिहासकार इसे समझने के लिए क्या करते हैं? वो इसे अलग अलग हिस्सों या कालखंडों में बांटते हैं। लेकिन ये एक बहुत मुश्किल काम है। इतने सारे बदलावों के बीच आप वो लाइन कहाँ खींचेंगे जहां से एक नया जमाना शुरू होता है? कौन सा बदलाव सबसे बड़ा माना जाए? ये इतिहासकारों के लिए एक बड़ी पहेली है। 19वीं सदी में ब्रिटिश इतिहासकारों ने एक आसान सा रास्ता निकाला। उन्होंने भारत के इतिहास को राजा के धर्म के हिसाब से बांट दिया, हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल। लेकिन आज के इतिहासकार इस तरीके को सही नहीं मानते। वो आर्थिक और सामाजिक बदलावों को देखते हैं और इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल में बांटते हैं। ब्रिटिश तरीका भले ही आसान था, लेकिन वो इस बात को नज़रअंदाज कर देता था कि राजा के धर्म से ज्यादा जरूरी समाज और अर्थव्यवस्था में हो रहे बदलाव थे। क्योंकि इतिहास सिर्फ राजा महाराजाओं की कहानी नहीं होता है ना, ये तो पूरे समाज के बदलने की कहानी है। और ये बात हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ती है। सोचिए, अगर आज से हजारों साल बाद कोई इतिहासकार हमारे इस दौर को देखेगा, हमारे जमाने का इतिहास लिखेगा, तो वो हमारे इस युग को क्या नाम देगा?